के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्वी जोन के चेयरमैन सुयश मणि त्रिपाठी का कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू व समर्थकों द्वारा किया गया भव्य स्वागत अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सारनाथ पहुंचे पर्यटकों का किया गया स्वागत। शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में सीवर सड़क समस्या से लोग हैं परेशान। और किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी पूर्वी जोन के चेयरमैन सुयश मणि त्रिपाठी का कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू व समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी पूर्वी जोन के चेयरमैन सुयश मणि त्रिपाठी का सोमवार को काशी आगमन हुआ। इस दौरान मोहनसराय क्षेत्र में उनका काफिला पहुंचने पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू द्वारा समर्थकों संग चेयरमैन का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने माल्यार्पण कर चेयरमैन का स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद चांदपुर स्थित कैंप कार्यालय में पूर्वी जोन की बैठक हुई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। अधिवक्ताओं ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किसानों के समर्थन में जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं अधिवक्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें जन विरोधी, किसान विरोधी कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले, MSP पर तत्काल कानून बनाया जाए इत्यादि मांगे शामिल हैं। इस दौरान प्रेम प्रकाश, राजीव कुमार, अजीत सिंह, महेंद्र नारायण समेत कई अधिवक्तागण शामिल रहे। हम लोग अधिवक्ता जन वाराणसी हैं। हम लोग आज जो किसान विरोधी 3 कृषि कानून हैं, उन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के लिए और MSP की गारंटी के लिए, जातिगत जनगणना के लिए और निजीकरण के खिलाफ में जो आज किसानों का आंदोलन हो रहा है, भारत बंद का आह्वान है, उसके समर्थन में आज यहाँ पर हम लोग मार्च कर आए हैं और जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। क्या मूल मांगे हैं आपकी? हम लोगों की जो है मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए और MSP की गारंटी के लिए, जातिगत जनगणना के लिए और जो निजीकरण कर रहे हैं, जिसका निजीकरण में आपने देखा कि अडानी के बंदरगाह पर जो है 14,000 करोड़ का 21,000 करोड़ का हीरोइन बरामद हुआ जो है, तो निजीकरण बंद करके हमारे लोगों को जो है SC BC माइनॉरिटी के लोगों को संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम आज जो है किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान पर आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र देंगे। अच्छा, ये मांगे नहीं पूरी होती तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आंदोलन की वह ताकत है, जिस आंदोलन के ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको बता दें कि यही जो है RSS मनुवादी और अडानी अंबानी की सरकार के दौर में 2018 में इन्होंने SC ST कानून को छेड़खानी करने का कोशिश किया था, वापस करने की कोशिश किया था, ख़त्म करने की कोशिश किया था और पूरे शहर देहात के देहात जाम हो गए और उनको वापस लेना पड़ा। इसी दमन के दौर की सरकार में इन्होंने जो CA NRC को देश की जनता के सामने थोपने का काम किया, तमाम लोगों ने जेल में जाने का काम किया, सड़कें जाम हुई, उनको वापस करना पड़ा। 13 पॉइंट रोस्टर के मामले में वो वापस गए, नीट के मामले में वो वापस गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में जो बहुजन है, जो किसान है, जो आम जन है, वो जो है जितना लड़ता है इस देश में उतना हो पाता है। और हमें पूरा विश्वास है कि उनको, चूँकि अडानी अंबानी से वो पैसा ले लिए हैं, वो दलाली का पैसा लेकर पहले उनके गोडाउन बन गए थे, इसके बाद कानून उन्होंने पास किया, तो चूंकि वो पैसा ले लिए हैं तो न इसको निगल पा रहे हैं न तो उगल पा रहे हैं, इसलिए वो पसोवेश में हैं। आंदोलन की ताकत बढ़ रही है, सैकड़ों किसान शहादत दे चुके हैं इसमें और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में सीवर सड़क की समस्या से जनता परेशान है।
भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कें खस्ता हाल में हैं। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो जाने से लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना तो करना पड़ता ही है, साथ ही लोग दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। चाहे पंचक्रोशी मार्ग हो, भक्तिनगर सारनाथ रोड हो या फिर पांडेपुर मार्ग, सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हैं। वीआईपी मार्ग कहे जाने वाले सर्किट हाउस के समीप 1.5 महीने से ज्यादा हो गया और भूमिगत पानी का पाइप फट जाने से पानी ऊपर बह रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही अधिकारियों का भी यहां से आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई भी इसे ठीक कराने की जद्दोजहद नहीं कर रहा है। इसके कारण सड़क पर चलने वाले राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राजू जी कहाँ के रहने वाले हैं? राजू जी, आपके दुकान के ठीक सामने एक गड्ढा बना हुआ है, पानी खूब निकल रहा है। किस तरह का पानी निकल रहा है, क्या मामला है? तो ये तो 1.5 महीने से लगभग पानी निकल रहा है, गड्ढा भी हो चुका है ज़्यादा काफ़ी, जिससे आम जनता को आने जाने में ज़्यादा कठिनाई होती है और इसमें लोगों की एक्सीडेंट भी हो चुकी है, जिसमें हाथ पैर भी टूट चुका है। अधिकारी आते हैं, फोटो तो खींचते हैं, पर तो कोई मतलब क्यों यहाँ पे सभासदों से आप लोगों ने कहा, तो क्या मामला क्या बता रहे, क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसा क्या इसमें दिक्कत है? मामला क्या है अब हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें अब अधिकारी आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं। सीटू आए, फोटो खींच के ले गए। योगी आदमी कुछ दिन पहले आए थे तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। क्या लगता है, योगी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त बनाज बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब योगी सरकार क्या कहती है गड्ढा मुक्त होगा, जब उनके आने पर भी गड्ढा नहीं पटा है तो हम क्या बोल सकते हैं? बाबा, बात की जाए कितना दिनों से ये जो पानी भरा गड्ढा हुआ है? लगभग 1.5 महीना पूरा हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोई सुन ही नहीं रहा। फोटो तो बहुत बार सब लोग आके खींच खाच के ले गए, पुलिस वाले, थाना वाले, ब्रेक वाले, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एकदम उसमें वाहन बिटिया मोटरसाइकिल से रात बिरात आती हैं, गिर जाती हैं, चोटेल हो जाती हैं और हम लोग सामने रहते हैं तो उनका देखभाल करना पड़ता है। ये किस तरह का ये पानी बह रहा है? उसका जल निगम का है कि जल निगम का है? कितना पानी बर्बाद हो रही है? बहुत काफी बर्बाद हो रही है। 1.5 महीना का पानी दिन भर चालू हो जा रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर 10-11 बजे रात तक पानी गिरता रहता है। इस रोड से ही सारे अधिकारी गुजरते हैं। हाँ, रुक के देखने का सर्किट हाउस वीआईपी रोड है, जो कि एयरपोर्ट से आना और जाना होता है। फिर भी अधिकारी आते हैं, योगी मोदी सब लोग आया गया, किसी के ऊपर ध्यान नहीं। और जब कोई नेता परेता वीआईपी आता है तो इस नल को टोटी बंद कर दिया जाता है, वहाँ से लाइन बंद कर दिया जाता है। तो ये गड्ढा जो था, कितने फुट गड्ढा हो गया होगा? ये गड्ढा पुलिया है, पुलिया खोद दिया होगा कम से कम 10 से 12 फीट। तो इसको जो पाटा गया है, किसके थ्रू पाटा गया है? वो रात में ढाला में गिट्टी बालू लेके आते हैं। कौन विभाग है क्या नहीं है, 2 लेबर लेके आते हैं, गिट्टी और बालू ले होके उसी में डाल देते हैं, दूरनीच से हल्का हल्का कूद देते हैं, कूद के चले जाते हैं। तो कितना दिक्कतें होती होंगी यहाँ पे लोग राहगीरों के चलने में? बहुत दिक्कत हो रही भाई साहब, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पहला बात ये देखिए कि हम मोटरसाइकिल से अपनी बहन बिटिया औरत को लेके जा रहे हैं और गिर जा रही है और रास्ते में उलट जा रही हैं, चोटेल हो जा रही हैं। इस पर कोई किसी का ध्यान है? इसी कड़ी में कबीरचौरा क्षेत्र में सीवर का पानी पूरे सड़क पर पसरा हुआ है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष है। शंभू माता मंदिर से लेकर कबीरचौरा अस्पताल के छोर तक काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यहाँ जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। आसपास के लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। खाने पीने के दुकानदार दुकानें बंद कर चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को मजबूरन सीवर के गंदे पानी और जाम से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द समस्या का निदान किया जाए। अजय जी, किस तरह की समस्या है इधर क्षेत्र? यहाँ पे जब से ही ओवरफ्लो, सीवर का ओवरफ्लो हुआ है, तब से सारी दुकानें बंद चल रही है। किसी का धंधा पानी सारा चीज बंद पड़ा हुआ है। कोई मरीज वगैरह जो भी हॉस्पिटल में जाना चाह रहा है, उसको इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे मसला को हल किया जाए। और शासन से किया जा रहा है, प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। कब से है ये समस्या? ये लगभग 1 हफ्ते से है समस्या, जबकि ये एकदम चालू रोड है। चालू रोड है एकदम। हमेशा इसमें इस रोड पे ट्रैफिक हमेशा लगी रहती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। 1 हफ्ते से ये
दुकानें सारी बंद हो, हम लोग का धंधा पानी एकदम बंद हो चुका है। तो इससे क्या जाम भी लग रहा है क्या? जाम भी लग रहा है, उसका एक तो रोड सकरा है, ऑलरेडी ये आधा रोड छेका हुआ है, उस पर ये आधा रोड छेका हुआ है। अब तक ट्रैफिक है, जाम का समस्या दिन भर लगा हुआ है, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल रहा है। नहीं है, लोग देखने आ रहे हैं, बहुत से लोग प्रशासन के आए हैं, लेकिन उसमें देख के बस चले गए। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पिपलानी कचरा है। यहाँ पर इतनी दुर्व्यवस्था है, आए दिन जाम लगती है। और हमारे ये मंत्री महोदय नीलकंठ तिवारी और यहाँ के सभासद दोनों एकदम बेकार हैं। इन लोग को आँख में जरा सी नहीं दिखाई देता कि मनोहर के पानी से हम लोग को रोज गुजरना पड़ता है। और थोड़ी सी बारिश होती है तो हम लोग के सारे दुकानदार एक मनोहर के पानी में डूब जाते हैं। इस समय कैसा पानी लगा हुआ ये है? मनोहर का पानी आया हुआ है, ये बरसात का पानी नहीं है। लेकिन हमारे नीलकंठ तिवारी और हमारे सभासद दोनों के हाथ में पत्थर बजा हुआ है, दोनों थाली दे रहे हैं। क्या हो रहा है जनता के साथ? ये बहुत बड़ी समस्या है जनता के साथ। हम लोग मनोहर में होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी क्रम में लंका थाना अंतर्गत डाफी स्थित नारायणी विहार कॉलोनी में सड़क न बनने से कॉलोनीवासी परेशान हो रहे हैं। इस दौरान कॉलोनीवासियों ने बताया कि रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह से कई बार आग्रह करने के बाद भी सड़क नहीं बनाई गई और सड़क के बीचों बीच सीवर लाइन बिछाने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे बरसात के दिनों में आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है और लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ही कॉलोनी में रहता हूँ आज 10-15 साल से, लेकिन तब से हर सीजन में यही दशा होता है कि बच्चों का पढ़ाई गायब हो जाता है। हम लोग पानी उठाकर किसी तरह साग सब्जी ले आते हैं। ये पूरे मुरे कॉलोनी के दशा है। कई दफ़ा गवर्नमेंट से कहा गया, इसके पहले सपा सरकार थी, हम लोग को मतलब वो तो आए भी देखे भी लेकिन नहीं बनाए, और 2-2 दफ़ा हम लोग 10 साल तक लगातार उन्हीं का इंतज़ार करते रहे। फिर भाजपा गवर्नमेंट में हम लोग सुरेंद्र नारायण सिंह को कहा गया तो वो किसी तरह इस पाइप तो लगा दिए, लेकिन उसके बाद रोड के कोई रथुआ नहीं सुनवाई। ये जो पाइप लगी है मानक के हिसाब से नहीं है, ऊपर पाइप लगी है, तो इस पर उनका क्या कहना है? इस पर यह है कि मानक के अनुरूप ये काम ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जिस समय स्टार्ट हुआ था उसी समय मैं कहा था कि भैया ज़मीन एक बराबर खोद कर लेबिल पहले ज़मीन का बनाओ और कुटो, उसके बाद पाइप डालो। देखिए ये है नियम, आप अपने मनमानी डालते जा रहे हैं, एक एक खनते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, खनते जाते, एक एक पाइप पड़ेंगे तो कभी भी लेबिल नहीं मिलेगा यहाँ से वहाँ तक, ना पानी जा पाएगा। जल जमाव की समस्या कितने वर्षों से है यहाँ? 12-15 साल से। अरे 10-15 साल से है। हर साल ये होता है। हाँ, हर साल होता है। क्या यहाँ कभी जो मौसमी बुखार चल रहा है तो हाँ, उसको लेकर सरकार छिड़काव करा रही है? कभी भी नहीं छिड़काव हुआ। घर पीछे लड़के हैं, सब लोग उठा कर ले जाते हैं हॉस्पिटल से, दवा करा कर किसी तरह आकर के या लोकल मिल करके आते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने कोविड में मृत आत्माओं की शांति हेतु पिंडदान किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पितृपक्ष में 80 घाट पहुंचकर पिंडदान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में मृत लोगों हेतु जल अर्पण तर्पण कर पिंडदान किया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोविड के समय बहुत से लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और ऐसे ही मृत शरीर को गंगा में और रेत के अंदर दफना दिया गया। उन सभी मृत आत्माओं की शांति हेतु हमने पिंडदान किया है। बड़ी संख्या में हम लोगों ने देखा कि बनारस, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, भभुआ, पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा शव हमें ऐसे नज़र आए कि जो या तो गंगा में बहते मिले या गंगा के बगल रेतों में दबाए मिले। चूँकि जब बारिश के दौरान वो शव ऊपर उठ करके आ गया, ये प्रदेश सरकार की सच्चाई सामने आ गई। आप लोग क्या किए हैं आज? चूँकि पितृपक्ष एक ऐसा पर्व है, एक तरह से मानिए कि पितरों का पर्व ये है, और पितरों को शांति के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए और पितरों को शांत करने के लिए ये परंपराएं भी हैं कि जो जीव जंतु नर मानव सबके लिए ज्ञात अज्ञात जिनको भी अगर इस पृथ्वी पर मानव जीव में जन्म लिया हो उसको आप तर्पण के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से व पूजन के माध्यम से शांति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए चूंकि इस कोरोना काल के बाद ये प्रथम पितृपक्ष है और हम सामाजिक लोग हैं तो हम लोग का ये दायित्व बनता है कि अपने जो ये पितृ जो जिन्होंने ज्ञात अज्ञात जो कहीं नोटिस में नहीं आ पाए, प्रदेश सरकार ने उनको मरा भी नहीं माना और जिंदा है भी नहीं, तो ऐसे लोगों की आत्मा भी ऊपर भी भटक रही है। उन्हें एहसास है कि उनको भी शांति नहीं मिली, क्योंकि काशी पर इतने जो कोरोना काल से लगाए इतने आपदाएं आ रही हैं देश में
इसलिए लगता है उनकी आत्मा को शांति की कामना की गई है और आशा और विश्वास किया गया है कि शायद प्रदेश सरकार अब भी चेते और अभी भी ज्ञात अज्ञात लोगों को अपना मान करके उनके परिवारों को भी कम से कम सुविधा मुहैया करा सके। बीएचयू बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को बीएचयू बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने बीएचयू नर्सिंग महाविद्यालय के कैंपस में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में छात्र सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी और पढ़ाई करते हैं, बावजूद इसके बीएचयू में उन्हें हॉस्टल नहीं अलॉट किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रों ने बीएचयू नर्सिंग की अलग से फैकल्टी बनाने की भी मांग की। आरोप है कि कई सालों से छात्र बीएचयू नर्सिंग की अलग से फैकल्टी बनाने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है। इसके अलावा छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में एक्सपीरियंस के टाइम आधी सैलरी देने की भी मांग की गई। सर, ये जो धरना हमारा है ये आज नया धरना नहीं है, ये हमारा धरना बहुत पुराना है। उसको आज हम लोग 2018 में जो धरना किए थे उसी को एक कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। हमको सर यहाँ पे क्या है कि हमारा ड्यूटी जो होता है सुबह बच्चों का 8 से 5 बजे तक हमको ड्यूटी और क्लास करना होता है और हमारे बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल नहीं दिया जाता है सर, तो हम हॉस्टल के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात सर कि हमको 2018 में आश्वासन दिया गया था कि हमको हमारी नर्सिंग की एक फैकल्टी बना दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमको फैकल्टी नहीं बनाया गया। हमारा कोई यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, हमारे यहाँ पीजी नहीं है। हमने 2018 में, 2013 में, 14 में लगातार मांग की कि हमारे यहाँ एमएससी नर्सिंग ओपन कराया जाए, लेकिन हर बार हमको केवल बस सांत्वना दी जाती है, कभी भी ये ओपन नहीं हुआ। बीच में कोविड का बहाना दे करके इन्होंने बोला कि नहीं कोविड है इसलिए नहीं ओपन हो पा रहा है, लेकिन हमको अब ये नहीं चाहिए सर। हमको यहाँ पे अपना चाहिए, जैसे हर संस्थान का, हर डिपार्टमेंट का अपना फैकल्टी है, उनका अपना डीन है, डायरेक्टर है, अपना प्रिंसिपल है, हमारा क्यों नहीं है? हम ऐसा आज से नहीं सर, यहाँ 2009 से नर्सिंग चल रहा है, इवन इससे पहले से एएनएम जीएनएम चल रहा है, काफ़ी पुराना ये डिपार्टमेंट है, लेकिन इसको अभी रिकॉग्निशन ऐसा नहीं मिला जो इसको मिलना चाहिए था। इसके बाद सर यहाँ पे जितने छात्र पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सर यहाँ से निकलने के समय कोई इनको एक्सपीरियंस में कोई ऐसा जॉब में इनको प्रावधान नहीं दिया जाता। हमको रिजर्वेशन चाहिए सर कि थोड़ा सा हमको ऐसा दिया जाए कि हम यहाँ से पढ़, जैसे हर संस्थान में, एम्स जैसे संस्थानों में निकलने के बाद कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है कि आप यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ के बच्चे हैं, तो आपको कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं है। आप 4 साल यहाँ पे कंप्लीट किए, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, हम इतने बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य क्यों नहीं सिक्योर किया जाए? इसके बाद सर जब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस के टाइम में हमारी डिमांड है कि हमको हाफ ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी दी जाए, जब तक हम लोग यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसके बाद सर अभी कोविड का इन लोगों ने बहाना दे करके बोल रहे हैं कि नहीं एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग का थोड़ा डिले किया जा रहा है। 4 साल का हमारा कोर्स है, 4 साल के कोर्स को ऑलरेडी 4.5 साल ये लोग कर चुके हैं और अभी 6 महीना और डिले करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप ही बताइए कहाँ से जाया जाए कि 4 साल के अवधि के कोर्स को 5 साल तक खींचा जाए? बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं आएंगे आपका अटेंडेंस शॉर्ट कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये संस्थान में बच्चों को धमकाया जाए, उनकी आवाज़ दबाई जाए, ये क्या सही बात है? तो आज हम इसीलिए बैठे हुए हैं सर कि हमको हमारा डिपार्टमेंट चाहिए, हमको हमारा प्रिंसिपल चाहिए, एमएससी चाहिए, बच्चों को हॉस्टल चाहिए। सारी मांग हमारी जो है ये आज की नहीं है सर, ये बहुत पुरानी मांग है। 3 साल 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं और हमको हमेशा ये बोल करके आश्वासन दे करके भगा दिया जाता है, लेकिन आज हमको ये मांग अपनी पूरी करवानी है सर, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। हाँ सर, पूरा सर एक प्रॉपर चैनल के जरिए हमने पहले अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को दिया, प्रोफेसर इंचार्ज मैडम को दिया, डीन सर, डायरेक्टर सर, सबको हमने ये दे चुके हैं। इवन प्रॉक्टर सर को जाके दिया और वहाँ से फिर ये लेटर आगे वीसी सर को भी फॉरवर्ड कर दिया गया। सरकार द्वारा गरीबों असहायों हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ जरूरतमंद इससे वंचित रह जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांव हो या शहर, हर कोई योजना का लाभ पाने की होड़ में लगा हुआ है। जिन्हें जानकारी होती है वो संबंधित विभाग पहुंचकर योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना तो योजना का पता होता है और ना ही उन्हें कोई योजना के बारे में जानकारी देने वाला होता है। कुछ ऐसा ही हाल पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न जगहों पर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का है। जी हाँ, वो लोग जो हर पल मौत के साए में रहकर अपना जीवन यापन करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें भी एक आस होती है कि उनका भी अपना घर हो, कच्चा ही सही लेकिन मजबूत ठिकाना हो, कोई तो हो कि उनकी फरियाद को सुने और उन्हें इन योजनाओं का लाभ दे सके। आपको बता दें कि जब इनसे सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा गया तो इनका यही कहना था कि इन्हें किसी भी योजना की जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें कोई योजना की जानकारी देने वाला आता है। ग्रामीण का तो मेरे विभाग से संबंध नहीं है। शहरी, चूँकि मेरा विभाग शहरी क्षेत्र में कार्य करता है
और रोज़गार के लिए जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम थी पीएम स्वनिधि योजना। इसके तहत रोज़गार का बहुत व्यापक स्तर पे प्रयास किया गया कि कोरोना काल में जिन लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए थे उन लोगों को 10,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराए गए, जिससे कि वो अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएं। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। लगभग 31,000 वेंडर्स को जो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा रहे थे, इन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया और इनको रोज़गार दिया, और साथ साथ इनकी डिजिटल ट्रेनिंग भी कराई, ताकि ये जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये कैश पेमेंट को कम करके डिजिटली ये हर एक चीज़ ट्रांसफ़र करें, डिजिटल लेन देन करें और हाईटेक रहें, और भविष्य में भी जो पैसा होता है कि किसी के जाल में ना फंसे, अपनी मनी को खुद ही कंट्रोल करें। तो ये चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जिन लोगों ने अपने 10,000 रुपये अपने पूरे रीपेमेंट कर दिया, उनको 20,000 रुपये तक का लाभ है, और जो 20,000 कंप्लीट कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, उनको 50,000 रुपये तक का लाभ है। क्या किसी तरह का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है रोजगार की, या कैसे लोग जो रोजगार पा रहे कहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? जी, मेरे यहाँ एक कौशल प्रशिक्षण का कोर्स है ESTP, जिसके अंतर्गत जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, उन लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, जिसमें कई सेक्टर्स में हैं, जैसे कंप्यूटर्स के कोर्स हैं, कुछ मल्टी कुजीन के कोर्स हैं, कुछ सिलाई के कोर्सेज़ हैं, जिसके माध्यम से इनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद इनके प्लेसमेंट भी कराए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कोशिश की जाती है कि शहर के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं, जो छोटा मोटा रोज़गार करके, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि अपना छोटा मोटा रोज़गार कर सकें। तो इसमें भी मेरा विभाग प्रयास कर रहा है। किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर धरना दिया। कृषि कानून को रद्द करने के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह शास्त्री घाट पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे और बताया कि किसान ही धरती के असली भगवान हैं, हमारे अन्न देवता हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक उनके अन्न को खाकर जिंदा हैं। उनकी हर मांग को सरकार को मानना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसने भी किसान को दुखी किया उसका पतन होगा। 1 साल से किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुभाषपा किसानों के हर मांग के साथ हमेशा से रही है। इस दौरान नित्यानंद पांडे, राकेश कुमार गौड़, ब्रिजेंद्र पाल इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैसे धरना है आज, क्या वजह है? आज सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे देश के अन्नदाता, देश के अन्न भगवान किसानों द्वारा आह्वान पर भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, उसी के समर्थन में आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। और मेरा कहना है सरकार से कि भारत 80% किसानों का देश था और आज भी है, और इस सरकार में केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी का हुआ है तो किसानों का हुआ। 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने पशुओं को छुट्टा छोड़ने की घोषणा की, और पशुओं ने कम से कम लगातार 4.5 साल से किसानों के धन को जो सरकार दुगना करने की बात कर रही थी, उसको 4 गुना पीछे करने का काम किया है। और कोई भी किसान जानवरों को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर भी कानून इन्होंने बना दिया है। वो खुले तौर से किसानों को बर्बाद करने के लिए ही यह योजना लाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने 3 काला कानून ले आया, जिसके खिलाफ आज 10-11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कितने किसानों पर लाठीचार्ज इन्होंने किया, कितने किसान भुखमरी के कगार पर जाकर उनकी सही मौत हो गई, शहीद हो गए, और आज उन्हीं के आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से, और किसानों के बेटा ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पार्टी की तरफ से, कि जिन जिन लोगों ने किसानों से पंगा लेने का काम किया है उनका पतन होना तय हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ आज इसी वरुणा नदी के किनारे बैठकर कि आने वाले 3-4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा।
यही किसान इनको इसी बरना नदी में डूबो का अगर नहीं ख़त्म कर दिया तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम बदल दीजिएगा आप लोग। और आज किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर ज़िले में इसी तरह संख्या बल पर हम लोग बैठे हुए हैं और बैठेंगे। और जब जब किसान भाई हम लोगों से कहेंगे धरना देने के लिए, प्रदर्शन देने के लिए, सड़क जाम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी न पीछे हटी है पहले दिन से और न आगे कभी हटने का काम करेगी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सारनाथ पहुंचे पर्यटकों का स्वागत किया गया। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर आने वाले पर्यटकों को पर्यटन विभाग द्वारा माल्यार्पण कर व पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आने वाले पर्यटकों का कहना रहा कि कोरोना के बाद स्थितियां हमारे देश में काफी बेहतर हुई हैं। पर्यटन उद्योग भी धीरे धीरे अब पटरी पर आ रहा है। यही कारण है कि वो लोग भी घूमने फिरने के लिए निकले हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा उन लोगों का स्वागत किया गया है। वहीं पर्यटन विभाग के विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्योंकि वाराणसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। पर्यटन अब धीरे धीरे सुधरने लगा है और इस साल वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ के विभिन्न किस्म के व्यापार करने वाले लोगों के साथ साथ सारनाथ में भी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। वहीं इन तमाम योजनाओं के साथ भी कहीं न कहीं सारनाथ में पर्यटकों में उदासीनता नजर आई। सारनाथ के क्षेत्र में सन्नाटा देखने को मिला। आज पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ उपलब्धियां पहले से आप भरी हैं और क्या कुछ आज आपकी तरफ से किया जा रहा है? हमारे तरफ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह पर सारनाथ, दशाश्वमेध घाट, पत्ती और कैंट रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों के सम्मान के लिए जो है ब्रोशर और माल्यार्पण का जो है प्रोग्राम किया गया है। उनको यहाँ के स्थानीय मूवमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है, टूरिज्म प्लेस के बारे में। कोविड के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है पर्यटकों में? क्या पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? क्या फर्क यहाँ सारनाथ में देखने को मिल रहा है? कोविड के बाद से थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है, पर्यटक की संख्या कम है। क्या करेगी आपका विभाग, क्या कर रहा है पर्यटकों को बुलाने के लिए? क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं ऐसा? कोविड का पालन करते हुए पर्यटकों को जो है रुझान के लिए जो हम लोग बना रहे हैं कि जो है पर्यटक जहाँ भी हो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करते हुए जहाँ जहाँ मूवमेंट है उनको जो है गाइड किया जा रहा है और उनके बढ़ावा के लिए जो है हमारा जो उत्तर प्रदेश जो गाइड के लोग हैं, पर्यटन विभाग है, पुरातत्व विभाग है, ये सब मिल करके इस पर काम किया जा रहा है। यहाँ जो हम आए कोरोना से तो यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। जो पहले की चहल पहल है वो अभी इतनी नहीं है, फिर भी हो रहा है। सब लोग अच्छा सा सहायक ये सबको एक में ये करे, ये अच्छा है। कोरोना के बाद जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। आज आप सारनाथ आई हैं, कैसा लगा? क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो होने चाहिए, फिर भी जैसा हो जैसा पहले के जैसा है, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। जैसा पहले के जैसा है उतना तो नहीं है, फिर भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा है। बलवंत सिंह इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। रोहनिया राजा तालाब क्षेत्र के भैरव तालाब स्थित बलवंत सिंह इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी जिला के संयोजक अश्विनी सिंह व विनय पांडे के नेतृत्व में बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं ने फीस बढ़ोतरी, शिक्षकों की कमी, छात्राओं की सुरक्षा, कॉमन रूम इत्यादि विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के प्रभारी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि छात्रों के सीजीपीए का जो भी मुद्दा है उसे 15 दिन के अंदर हल कर लिया जाएगा। इस दौरान धरने में प्रमुख रूप से अंकिता तिवारी, रोहित चौबे, आदर्श त्रिपाठी, आकाश यादव इत्यादि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एक परिसर भैरव तालाब पर है। यहाँ छात्रों की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि यहाँ छात्र लगातार फीस जमा कर रहा है। 5th सेमेस्टर में छात्र पहुंच गया है, फिर भी ये भी बता दीजिएगा 5th सेमेस्टर में छात्र पहुंच गया है, मगर आज तक उसको सिर्फ 1 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं मिला है। लाइब्रेरी में न बुक है, न शौचालय की व्यवस्था है, न बहन छात्रा हमारी बैठी है, न उनके लिए कॉमन रूम की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है, न प्रयोगशाला है, न खेती करने के जो प्रैक्टिकल किसी एग्रीकल्चर के छात्र होते। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उसके खेत प्रैक्टिकल करने के लिए खेत नहीं है। अरे विश्वविद्यालय के पास ऐसा कुछ नहीं संबंध है तो वो चाहे किसानों से लीज पर ले ले, समाज में ऐसे लोग हैं उससे अगर ले ले, मगर छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छात्र की भविष्य अंधकार में है और इस परिसर की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि छात्र यहाँ नहीं पढ़ते, खेत में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन आंख मूंदा है। लगातार छात्रों के ऊपर उनके गार्जियनों का दबाव पड़ रहा है कि छात्र किस क्लास में पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। छात्र इससे तंग आकर विश्वविद्यालय प्रशासन को आंख खोलने के लिए मजबूर किया। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों का, इन छात्र बहनों का अगर मांग नहीं मानता है तो इसके लिए बाध्य होगा। हम लोग चक्का जाम करेंगे, यहाँ सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ेगा और छात्रों की। सुबह बनारस क्लब के द्वारा जेनेरिक दवाओं के प्रयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल बिना किसी संदेह के करने की अपील के साथ लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं महासचिव राजन सोनी के नेतृत्व में मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में लोगों के बीच जनहित में अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि जन औषधि केंद्र पर बिकने वाली जेनेरिक दवाओं को लेकर शुरुआती चरण में इसकी गुणवत्ता को लेकर अफवाहें फैलाई गई, मगर वास्तविकता ये है कि इनकी गुणवत्ता अंग्रेजी दवाओं से कहीं भी कम नहीं होती है। कमीशन के चक्कर में फैलाए गए इसके दुष्प्रचार एवं न जानकारी होने की वजह से लोगों में इसके प्रति जागरूकता में काफी कमी है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष अनिल केसरी, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, विशेषरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नीची बाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित कई लोग शामिल रहे। नामी गिरामी फार्मा कंपनियां जब दवा बनाती है तो उसको वह पेटेंट कर लेती है, और वही दवा जब पेटेंट के दायरे से बाहर होती है तो उसको कई कंपनियां बनाती है जो कि जेनरिक दवा के रूप में बाज़ार में उपलब्ध होती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो दवा शुगर का अगर अंग्रेजी दवा में 180 रुपया पत्ता बिकता है, अगर वो जेनरिक दवा के रूप में आता है तो 16 रुपया प्रति पत्ता के रूप में बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। पोस्टेड की दवा अगर 500 रुपया पत्ता बिकता है अंग्रेजी दवा में, तो जेनरिक दवा में वही पत्ता 24 रुपया प्रति पत्ता बिकता है।
तो हमारा जो गरीबों के लिए जो है दवा बनाई गई है उसी के लेकर हमारा जो है मदागिन स्थित भारतीय पार्क में एक कार्यक्रम जेनरिक दवा के सहयोग के रूप में किया है कि ये जेनरिक दवा हर जनता जागरूक होकर इसका इस्तेमाल करे। और चूँकि ये दवा गुणवत्ता के मामले में भी कहीं से कम नहीं है। अंग्रेजी दवा भले चमकीली भड़कीली पत्ती में आती है, लेकिन जेनरिक दवा उतना ही कारगर, उतना ही जो है बढ़िया है जितना कि अंग्रेजी दवा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 89वां जन्मदिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव सतीश चौबे व महानगर महासचिव मनीष चौबे की अगुवाई में खजड़ी क्षेत्र में बच्चों के साथ मनाया गया। बच्चों को फल, मिठाई, टॉफी, बिस्किट इत्यादि खाने की सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश चौबे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश में अनेकों विकास किए और लगातार देश हित में आवाज को उठाते रहे। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जब पूरा विश्व 2009 में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस समय भी अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को जीडीपी के साथ यहाँ के बैंक को वर्तमान व्यापारियों को सुरक्षित रखने का काम किया। वहीं महानगर महासचिव मनीष चौबे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश में विकास किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिलीप चौबे, मनीष शर्मा, मयंक चौबे, अनुभव राय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी का 89वां जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोगों ने आज उनके जन्म दिवस को यहाँ बच्चों के साथ मनाया है और तमाम जो इलाके के इधर के गरीब बच्चे थे उनको बहुत सी सामग्रियाँ दे करके उनके चेहरे पर आपने देखा मुस्कान और हंसी जो आ रही थी, उससे निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी ताकत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण के प्रणेता थे। आज उनके ही बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। उदारीकरण का जो दौर उन्होंने शुरू किया, उसका ही परिणाम है कि आज विदेशी निवेश आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो या चाइना के मुकाबले अगर आप व्यापार के दृष्टि से कहीं खड़े हो पा रहे हैं तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। ना बोलते हुए भी, बोलना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, बिना बोले उन्होंने वो काम कर दिए जो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसी की लकीर पर चल रही है। और जो बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्य, उनके क्षेत्र में आप देखिए कि 100 रुपया लगभग डीजल और 100 रुपया करीब पेट्रोल आ गया और 200 रुपया किलो सरसों का तेल बिक रहा है। 1000 का रसोई गैस। क्या हो रहा है भाई? ये बोलने वाले लोग हैं ना, आवाम को बोलने के लिए मशहूर हैं, लेकिन बगैर बोले जितने रुपए का सिलेंडर मनमोहन सिंह ने दिया, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बहुत अधिक दाम था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पेट्रोल सस्ता रखा, डीजल सस्ता रखा, कड़ुआ तेल सस्ता रखा और आज हमारे बड़े भारी ग्लोबल प्रधानमंत्री हैं और उनके राज्य में क्या हो रहा है। राजकुमारी विष्णुप्रिया पत्रकारों से मुखातिब हुई। राजकुमारी विष्णुप्रिया ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जो मेरे नाम की संपत्ति है उसको हम कैसे छोड़ दें। महाराज बनारस काशी नरेश के द्वारा उन्हें ये ज़मीन दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई से यही कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे ताऊ जी के द्वारा ज़मीन मुझे दी गई है वो ज़मीन मुझे दे दे, मैं उनकी ज़मीन नहीं मांग रही हूँ। इस वार्ता इसलिए बच्चों ने करवाया कि जो ज़मीन जा रही है प्रशासन सुनती नहीं, तो कैसे इसको हम छोड़ दें। और हम किसी दूसरे के उनके संपत्ति, जो उनके नाम का संपत्ति है, उन्होंने अपना पूरा बेच दिया, हम उसमें बोलने नहीं गए कि जब हमारे नाम की संपत्ति बेच रहे हैं, इस पर हमको बोलना लाचारी होगा। ये कौन बेच रहा है आपकी संपत्ति? मेरा भाई, मेरा सगा छोटा भाई। कुल कितनी जमीन है आपकी? वो भी मैं बता नहीं सकती। कहाँ पेपर दिया मैंने आपको? कोदोपुर में है। कोदोपुर हम लोग ये जानते हैं कि हम परेड के बगल का जमीन, जहाँ हम लोग मोटर चलाते थे, जहाँ खेलते थे, इतना ही मैं जानती हूँ। अब सुने कि इसका नाम कोदोपुर है और इतनी ज़मीन में है। हम लोग क्या जानते, कागज दाऊजी रखते थे, उसके बाद मेरा भाई रखता था। क्या आपका सामान गया है? हमारे सारे जेवरात, मेरा ही नहीं, मेरे तीनों बहनों के जेवरात।
और मेरे लड़के इसका जनेऊ का जेवरात, मेरी बहन बेटी का भी उसमें थे, सब इन्होंने दे दिया। जी आपके भाई कौन है, क्या नाम है और क्या करते हैं वो? मेरे भाई महाराज बनारस है, काशी नरेश है, महाराज अनंत नारायण से। क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई से यही कहना चाहूँगी कि मैं उनकी कोई ज़मीन में दाऊ जी ने जो उनको ज़मीन दिया उसमें मांग नहीं रही, मैं सिर्फ इतना ही करी कि जो हमको दाऊ जी ने दिया है वो दीजिए। और दूसरी बात, जैसे पहले हम लोग रहते थे, जैसे चकिया का सफर है, वहाँ हम लोग कथा सुनने जाते थे तो घर में बैठते थे। आज मैं कथा सुनने जाती हूँ तो सड़क पर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाता है। बंदूक लेकर के उनका आदमी खड़ा रहता है, अगर यहाँ आए भी तो बंदूक से गोली मार देंगे, ये ऑर्डर है उसको, इसलिए मैं उसमें नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनसे सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, उसको जो न्याय जो करता है, न्यायाधीश का काम है दोनों पक्ष की बात सुनना और कागज देखना। कागज देख कर मारने वाली बात किसने कही थी आपसे? हम वहाँ पर गए थे। तो कौन कहा ये बात? उनका नौकर बंदूक लेके खड़ा था, दरवाजा ताला बंद करके। आज 5 साल हो गया, उसमें जा नहीं सकते हैं। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की थी? क्या किस प्रशासन से करें? जो प्रशासन अब हमको कुछ पूछता नहीं है, हमको पहचानता नहीं, हम क्या करेंगे? रामलीला में क्या होता है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? यही करेंगे कि कहेंगे काशीराज के नाम पर एक बलिदान और होगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का अधिवेशन व चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ संबद्ध उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी का अधिवेशन चुनाव रामचंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग परिसर में स्थित महासंघ कार्यालय पर संपन्न हुआ। चुनाव के प्रथम सत्र में आंगनबाड़ी एसोसिएशन के जिला कार्यकारिणी सभा के सामने पूर्व के कार्यों का लेखा जोखा रखा गया। वहीं बाबूलाल मौर्य अध्यक्ष पद के लिए 5वीं बार निर्वाचित हुए तथा सभा परवीन को दूसरी बार महामंत्री पद के लिए चुना गया। इस मौके पर कार्यक्रम में ब्रिजेश यादव, राजेश्वर पांडे, रामचंद्र गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कार्यकाल पूरा हो गया था। 2 वर्ष के बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है। मैं हमारी बैनर तले आज मैं महासंघ के बैनर तले आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चुनाव कराया। इसमें अध्यक्ष पद पर बाबूलाल मौर्य जी अध्यक्ष चुने गए 5वीं बार और जिला मंत्री सभा परवीन जी दूसरी बार महामंत्री चुनी गई हैं। क्या रहेगी आगे की रणनीति लोगों की, कर्मचारियों के हित के लिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरकार से इनकी जो मांग है, सरकार मान दे, सिर्फ घोषणा करती है, इनको देना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दिन रात जितना मेहनत करती हैं अपने क्षेत्र में, और सरकार को सोचना चाहिए। हमें यही चाहूँगा, सरकार इस बार इन लोग 2022 के चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी है, मानदेय मिलता ही नहीं है। सरकार इनको तुरंत घोषणा करके और ज़्यादा और राज्य कर्मचारी घोषित का काम करे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्वी जोन के चेयरमैन सुयश मनी त्रिपाठी का कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू व समर्थकों द्वारा किया गया भव्य स्वागत अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर सारनाथ पहुंचे पर्यटकों का किया गया स्वागत। शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में सीवर सड़क समस्या से लोग हैं परेशान। और किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर दिया धरना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।